क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है कि जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज स्मॉलेस्ट फॉर द एटम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली ये देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह कम होती है। तो ऐसा आप किसी भी एटम के लिए जनरली यही देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह कम होती है इन कंपेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा एटम के साथ देखा जाता है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वह सुटेबल बैठेगा। तो आप अगर ये देखते हो तो एक कन्फिग्रेशन आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो पी सबसेल है, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दूंगा इस तरीके से, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसा है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है। इसी कारण से यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी आपका यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। हाँ, NH2 और NP4। अच्छा, यहाँ पे डी वाला देखो, ये आपका कैसा कंफिग्रेशन है। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और पी जो सबसेल होगा वह मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो कंफिग्रेशन है ये फुल्ली फिल्ड है। और फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की भी तुलना में क्या होता है, उससे भी ज्यादा होता है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ज्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हाई हो रही है। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वह हाई होगी। और यहाँ पे देखोगे तो दो आपका कॉन्फ़िगरेशन बचता है, एक NH2 NP4, और एक आपका बचा NH2 NP5। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस ए वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ए कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है। यानी ये जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये वाला NP5 वाला, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई होगा, कि तभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। मुझे पता है कि जैसे ही मैं पीरियड में किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली होल्ड होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, है ना, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी क्या होगा, कठिन होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होगा, और आपका ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वह ग्रेटर होगी, और यहाँ पे कम होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपका कम वाला कौन सा है, बी वाला। तो यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच इंडिकेट द करेक्ट वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करोगे अगर आप, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। फ्लोरीन के बाद में आपका किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। देखो यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे देखने की बात है, सबसे ज्यादा किसका हुआ, फ्लोरीन का। फ्लोरीन से के बाद में ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से ज्यादा किसका, नाइट्रोजन किससे ज्यादा होता है, कार्बन से। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इस तरीके से तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग का देखोगे तो देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, इसमें नो डाउट। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन से अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन का कम होता है, यस करेक्ट। नाइट्रोजन का क्या होता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है, नो डाउट। लेकिन नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, यस करेक्ट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, नाइट
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इस तरीके से हम साइन बनाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह कार्बन से ज्यादा होती है, ये भी बात करेक्ट है। तो हम, ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, इससे हम ऐसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में, इसीलिए हम इस तरीके से देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 15 सॉल्व हो गया, 16 की बारी है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज, अच्छा, लिथियम का अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। तो अब बेरिलियम का अगर देखोगे तो बेरिलियम का 1s2 2s2। तो यहाँ पे आपने देखा कि लिथियम, यहाँ पे लिथियम है, सेकंड पीरियड में देखोगे तो यहाँ पे लिथियम और यहाँ पे बेरिलियम, है ना। वैसे बेरिलियम देखोगे तो ये जो आपका लिथियम है, ये जो देखो, जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आपका, 2s सबसेल से निकलेगा। और बेरिलियम के केस में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 2s सबसेल से निकलेगा। ये जो आपका सबसेल है हाफ फील्ड है, और ये सबसेल कैसा है, कंप्लीटली फील्ड है। और हम, मुझे पता है कि जो कंप्लीटली फील्ड आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो आप देखो, सेकंड पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, बेरिलियम का। और देखो, मुझे पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वह ग्रेटर होगी इन कम्पेयर टू लिथियम, है ना। हम क्या बोलेंगे कि बेरिलियम हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपेयर टू किसके, इन कंपेयर टू बेरिलियम, बेरिलियम की तुलना में, सॉरी बेरिलियम की जो, सॉरी लिथियम, लिथियम की तुलना में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। या इसको हम उलट कैसे बोले कि लिथियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वह बेरिलियम से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात करोगे ना, तो अब मुझे पता है जैसे ही मैं कहाँ से कहाँ जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या होगी, घटेगी, है ना। तो साइज घटेगी। तो आप अगर सेकेंड पीरियड की बात करते हो तो सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में अगर आप देखोगे तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन है आपका, लिथियम बेरिलियम, है ना, लिथियम बेरिलियम। और आप अगर इधर देखोगे तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे एलिमेंट हैं। अब देखो, जैसे ही आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे क्या होता है, साइज घटता है। यानी इसका जस्ट अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा जो साइज होने वाली है वह किसकी होने वाली है, नियोन की, है ना। नियोन की साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद क्लोरीन का, अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो इफेक्टिव, सॉरी 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 सॉरी, देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे, देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से साइज क्या होगी, घटेगी। साइज क्या होगी आपकी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा कम जो साइज होगी किसकी, सबसे, अच्छा नियॉन को छोड़ दो, क्यों कि नियॉन के लिए आपका, नियॉन के लिए क्या होने वाला है ना, नियॉन के लिए दिक्कत है कि नियॉन जो होता है वह, नियॉन जो, नियॉन जो पहली बात तो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनर्ट गैस होती है।
ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए जो नियॉन एलिमेंट है, यह आपका इनर्ट है, इनएक्टिव है, और यह गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नियॉन के जो एटम है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते, नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। और जब ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते तो इनके लिए जो रेडियस निकाला जाता है वह वंडर वाल रेडियस होता है। वंडर वाल रेडियस का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वंडर। दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है उसका आधा, मान लो दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, इनके बीच की जो दूरी होगी मान लो डी है, इसका आधा अगर लोगे तो यही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। चूंकि इसके जो नियॉन के एटम है वह मॉलिक्यूल तो नहीं बनाते, तो इनका जो नियॉन का जो एटम होता है यही इनके लिए कैसा काम करता है, मॉलिक्यूल का काम करता है। तो चूंकि यहाँ पे गैसियस एटम के बीच जो दूरी होती है वह काफी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे जो नियॉन का आपका रेडियस निकल के आएगा वह सबसे ज्यादा आएगा। नियॉन को छोड़ दो अभी प्रेजेंट टाइम में, बाकी का देख लो आप। तो नियॉन अगर देखते हो देखोगे तो सबसे देखो सबसे अ, आप इधर देखोगे तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बेरिलियम का, देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिखे गए हैं, तो इसमें लिखा गया है बेरिलियम, कार्बन, फ्लोरीन और नियॉन। चार चार एलिमेंट लिए गए हैं। बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन चारों में से सबसे क्या होगा, कम होगा, और इसका इसीलिए इसका रेडियस सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सबसे कम है। उसके बाद कार्बन का नंबर आएगा, फिर फ्लोरीन का नंबर है, और फ्लोरीन जो होगा ना, अब ये मत कहना कि जो नियॉन होगा वह फ्लोरीन से कम बड़ा होगा, मतलब उसकी जो साइज होगी नियॉन की वह फ्लोरीन से कम होगी, नहीं। नियॉन की जो साइज होगी वह फ्लोरीन से बड़ी होगी, क्यों, वह इसलिए कि नियॉन जो होता है वह आपका, इसके लिए जो रेडियस निकाला जाता है, ऐसे रेडियस कई टाइप का रेडियस होता है ना, वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, है ना, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस। तो चूंकि नियॉन के लिए, चूंकि नियॉन अभी अभी मैंने जस्ट बात किया, इतना लंबा चौड़ा मैंने बात किया कि नियॉन जो होता है, नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इनएक्टिव है, नोबेल गैस है, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कभी ये रिएक्शन नहीं करता है, एक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, इसके जो एटम होते हैं वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो नियॉन के एटम होते हैं, नियॉन के जो मॉलिक्यूल होंगे वह नियॉन के एटम ही मॉलिक्यूल का काम करते हैं, और इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनका जो रेडियस निकल के आता है वह सबसे ज्यादा आता है ना। तो इस तरीके से देखिए आपको ऑर्डर निकल के आया। अगर ऐसा ऑर्डर निकल के आया है तो ऐसा ऑर्डर कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, सी वाले का। तो 16 का ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, 16 नहीं, कितना होता है, 16 का, हाँ सॉरी 16 नहीं है आपका। नियॉन तो था ही नहीं, कहाँ है 16 या 17, 17 का आपका सही निकल के कौन सा ऑप्शन आएगा, सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, कह रहा है कि ए सडन larger jump between value of second and third ionization energy will be associated with the electronic configuration। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ में जो सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की अ, जो जंप होगा वह सबसे ज्यादा होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको ये पता करना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ में जो आपका सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इनके बीच का जो सडन जंप हो जाता है, सेकंड जंप का मतलब जैसे ही सेकंड से आप थर्ड पे ज्यादा हो जाओगे ना, वैसे ही जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अचानक से बढ़ जाएगी, या जंप, लार्जर जंप, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हो आप ना, सेकंड और थर्ड की बात करोगे तो आपको यहाँ पे हम्म, हाँ यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान दीजिए। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, है ना। तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा यहाँ पे, आप 3s से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे
तो कैसा बनेगा? 3s0, है ना। देखो अब यहाँ तक बात समझ में आई कि जब यहाँ पे ये आपका क्या था, एलिमेंट था न्यूट्रल स्टेट में। जब दो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, है ना, यहाँ से यहाँ पे आए तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, यहाँ से आया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी वैल्यू? आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आज कही ना, यहाँ पे देखा, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी यहाँ पे जो ऑब्टेंड हुआ है ये नोबेल गैस वाला है। और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, यानी यहाँ पे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है, हाई होने वाली है इन कंपेयर टू इसके, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन था ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी थर्ड वाला, वो काफी ज्यादा अचानक से बढ़ जाएगी इन कंपेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका मिल रहा है डी वाला। कह रहा विच इज मैक्सिमम फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या सबसे ज्यादा होती है ना। प्रोटॉन के लिए किस कौन सी वैल्यू प्रोटॉन के लिए सबसे ज्यादा होती है? तो पहली बात तो कह रहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर कह रहा रेडियस, फिर कह रहा चार्ज, फिर कह रहा हाइड्रेशन एनर्जी। तो इनमें में से किसके लिए, प्रोटॉन के लिए इसमें से सबसे ज्यादा क्या होती है? तो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, है ना। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, जब हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, तब आपका जो स्पीसीज बनता है उसे क्या बोलते हो? प्रोटॉन। तो चूंकि इसकी साइज क्या होने वाली, बहुत ही स्मॉल होने वाली है, और मुझे पता है कि कैटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। यानी साइज अगर आपका घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो कैटायन है वो कौन सा कैटायन है? तो प्रोटॉन। इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी प्रोटॉन के लिए वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आने वाली है, क्योंकि कैटायन की साइज जितने ज्यादा आपका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा उतना ही ज्यादा होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 की दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग दी फॉलोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपका? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा कि दी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। एल्युमिनियम के लिए देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 2p6, 3s2 और 3p1। और मैग्नीशियम के लिए देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। देखो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के बीच में अगर देखोगे तो एल्युमिनियम के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, पी सबसेल से, और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, 3s सबसेल से। इलेक्ट्रॉन 3s सबसेल से निकालना आसान होगा कि 3p सबसेल से निकालना आसान होगा? तो आसान, देखो ऐसे जो सबसेल होता है वह न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा एनर्जी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा आपका, ज्यादा कठिन होगा इन कंपेयर टू एल्युमिनियम, है ना। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, है ना। तो ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये तो करेक्ट हो गया आपका। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेरेटिव। अगला है कि द सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम। हाँ, अब सेकंड की बात आ गई। देखो मैग्नीशियम
के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सोडियम के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, जब मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 3s1। और जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3, ऐसे। अब देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, नियॉन जैसा। यानी इसने कैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, नोबेल गैस जैसा। यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होने की वजह से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन से निकालना क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ से सोडियम आयन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी काफी ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली है, इसके लिए। यानी सोडियम के लिए देखो, यहाँ से सोडियम की अगर बात करो तो सोडियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो। यानी सोडियम का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वह ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, है ना। यहाँ पे दी सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, ये तो बात गलत है, ये तो उल्टा बोल रहा है। सोडियम का सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा ना, न कि मैग्नीशियम का। ये स्टेटमेंट गलत है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, साइज का ऑर्डर बताना है, वो भी करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, अगर अब मैं देखूं, हम्म, तो देखो कैल्शियम आयन, आर्गन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और सल्फाइड आयन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। 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 और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी सारे के सारे जो आपके यहाँ पे कैल्शियम आयन, आर्गन, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, ये सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो यहाँ पे 20 प्रोटॉन, यहाँ पे आपका कितना प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन, यहाँ पे 19 प्रोटॉन, यहाँ पे 17 प्रोटॉन, यहाँ पे 16 प्रोटॉन। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सब में सेम है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, साइज जो होगा, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो उल्टा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पे, कैल्शियम आयन में। यानी कैल्शियम आयन की साइज क्या होगी, सबसे कम होगी। अच्छा, उसके बाद किसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, उसके बाद आपका पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आर्गन के लिए, आर्गन के बाद आपका क्लोरीन के लिए, क्लोरीन से, अब उसके बाद सबसे कम प्रोटॉन किसमें है, सल्फर। जो करेक्ट ऑर्डर निकल के आ रहा है वो कौन सा रहा है, 21 का। देखिए 21 का, ए कैल्शियम है, इसमें आयरन, हाँ सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा।